द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प और काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ये है जेनरेटिव मॉडल्स। हमारी ये चर्चा गूगल फॉर डेवलपर्स के एक तकनीकी लेख पर आधारित है जो हमें इन मॉडल्स को समझने में काफ़ी मदद करेगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारा मकसद है ये समझना कि जेनरेटिव शब्द का असल मतलब क्या है, खासकर जब हम इसकी तुलना करते हैं डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल से। हाँ, ये शब्द सुनने में शायद थोड़े टेक्निकल लगें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन्हें आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दो शब्द जेनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव, इनका बुनियादी मतलब क्या है? अगर बहुत आम भाषा में कहें तो लेख के हिसाब से जेनरेटिव मॉडल वो है जो नई चीजें, नया डेटा बना सकते हैं। सोचिए एक एआई जो बिल्कुल असली दिखने वाले जानवरों की नई तस्वीरें बना दे, ऐसी तस्वीरें जो है ही नहीं। हाँ, या नया म्यूजिक बना दे या टेक्स्ट लिख दे। बिल्कुल, ये क्रिएटिव एआई हो गए एक तरह से। और दूसरी तरफ है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। इनका काम है फर्क करना, पहचानना। ये अलग अलग डेटा के बीच अंतर बताते हैं। जैसे कोई मॉडल बताए कि ये तस्वीर कुत्ते की है या बिल्ली की। ये क्लासिफाई करते हैं पर कुछ नया नहीं बनाते। सही। आपने शायद गैन्स का नाम सुना होगा, जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। हाँ, बिल्कुल। वो आजकल काफी चर्चा में है और वो इसी जेनरेटिव मॉडल का एक टाइप है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो बेसिक फर्क है ना, यही इनके काम करने के तरीके को एकदम अलग कर देता है। अगर हम थोड़ा और टेक्निकल एंगल से देखें तो लेख इसे प्रोबेबिलिटी के लिहाज से समझाता है। मान लीजिए हमारे पास डेटा है, बहुत सारा डेटा। टेक्निकल टर्म में कहें तो डेटा इंस्टेंसेस एक्स, और कई बार इनके साथ लेबल्स भी होते हैं, जैसे फोटो के साथ कुत्ता या बिल्ली, तो वो हो गए वाई। अच्छा, एक्स और वाई, ठीक है। तो लेख कहता है कि जेनरेटिव मॉडल जॉइंट प्रोबेबिलिटी P ऑफ XY को समझने की कोशिश करता है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी। हाँ, मतलब X और Y के एक साथ होने की संभावना, या अगर लेबल नहीं है तो सिर्फ P ऑफ X यानी डेटा X की संभावना। आसान शब्दों में वो ये सीखते हैं कि पूरा डेटा सेट कैसा दिखता है, उसमें क्या पैटर्न है, डेटा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ओके, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल फोकस करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, P ऑफ YX। P ऑफ YX। हाँ, मतलब अगर हमें कोई डेटा इंस्टेंस X दिया है तो उसके लेबल Y होने की क्या संभावना है। वो सीधे सीधे डेटा पॉइंट्स के बीच एक बाउंड्री, एक रेखा खींचने पर फोकस करते हैं। अच्छा, उन्हें ये जानने में इंटरेस्ट नहीं कि कुत्ता दिखता कैसा है, बस कुत्ते और बिल्ली में फर्क कैसे करना है, वो लाइन कहाँ खींचनी है। बिल्कुल सही, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो जेनरेटिव मॉडल पूरी सूरत, पूरा लैंडस्केप समझ रहे हैं ताकि वैसा ही कुछ बना सकें, जबकि डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल सिर्फ डिसीजन लेने या क्लासिफाई करने पर फोकस कर रहे हैं। लेख में शायद एक उदाहरण भी था, जैसे वो भाषा मॉडल जो अगला शब्द बताते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। हाँ, वो अच्छा उदाहरण है। वो आमतौर पर जेनरेटिव होते हैं। क्यों? मतलब अगला शब्द बताने के लिए क्या चाहिए? देखिए, अगला शब्द बताने के लिए मॉडल को सिर्फ शब्दों के बीच का रिश्ता नहीं, उसे भाषा का स्ट्रक्चर, ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट, ये सब समझना होता है। उसे शब्दों के पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। मतलब ये बताना कि कोई दिया गया सेंटेंस कितना नेचुरल है, कितना प्रोबेबल है। और ऐसा करके ही वो बिल्कुल नए, सही वाक्य बना सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या जेनरेटिव मॉडल हमेशा प्रोबेबिलिटी नंबर देते हैं आउटपुट में? जरूरी नहीं है। लेख में ये साफ लिखा है कि मॉडल्स को प्रोबेबिलिटी को नंबर के तौर पर आउटपुट देना ही हो, ये जरूरी नहीं। वो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की नकल करके, उसे इमिटेट करके भी मॉडल कर सकते हैं। नकल करके? कैसे? जैसे एक जेनरेटिव मॉडल भरोसेमंद नकली डेटा बना सकता है। अगर वो ऐसी तस्वीरें बना रहा है जो असली जैसी लग रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसने असली डेटा का जो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसे सीख लिया है, भले ही उसने कोई प्रोबेबिलिटी नंबर कैलकुलेट ना किया हो। अच्छा। और दूसरी तरफ एक डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर, जैसे मान लीजिए एक डिसीजन ट्री, वो किसी इनपुट को सीधे लेबल दे सकता है, स्पैम या नॉट स्पैम, बिना किसी प्रोबेबिलिटी के। हाँ, वो तो बस नियमों पर चलता है। हाँ, वो नियमों के सेट पर फैसला करता है। तो इस केस में जो लेबल्स वो बता रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन असली डेटा के लेबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा। लेख में ये भी था कि जेनरेटिव मॉडल बनाना डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है अक्सर। ये क्यों? हाँ, ये बात सही है। वजह सीधी है,
उन्हें ज्यादा मॉडल करना पड़ता है। ज्यादा मॉडल करना पड़ता है। मतलब उन्हें दुनिया की कहीं ज्यादा गहरी समझ बनानी पड़ती है। लेख कहता है कि उन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स कोरिलेशंस, जटिल संबंध सीखने पड़ते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पे? जैसे अगर कोई मॉडल इंसानों की तस्वीरें बना रहा है, तो उसे सिर्फ ये नहीं सीखना कि चेहरे पर 2 आंखें, नाक, मुंह होते हैं, बल्कि ये भी कि आंखें कहाँ होती हैं, उनका साइज, रंग, चेहरे के बाकी हिस्सों से उनका क्या रिश्ता है। उसे ये भी समझना होगा कि आंखें माथे पर नहीं हो सकती। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है, पर मशीन के लिए सीखना मुश्किल होगा। बिल्कुल। या जैसे लेख में था, अगर कोई मॉडल सीनरी बना रहा है, हाँ। तो उसे ये समझना होगा कि नाव जैसी चीजें अक्सर पानी जैसी चीजों के पास दिखती हैं। ये सब सीखने के लिए बहुत डेटा और बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग चाहिए। समझ गई। तो जनरेटिव मॉडल सिर्फ पैटर्न नहीं पहचानते, बल्कि उन पैटर्न्स के पीछे के नियम, दुनिया कैसे काम करती है, उसे भी सीखते हैं। हाँ, कुछ हद तक। इसकी तुलना में डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल का काम थोड़ा लिमिटेड है। मान लीजिए हमें सिर्फ ये बताना है कि तस्वीर में सेल बोट है या नहीं। ठीक है। तो लेख के मुताबिक ये मॉडल शायद कुछ खास पैटर्न, जैसे पाल का आकार या नाव की शेप, बस इन्हें पहचानना सीख लेगा और फैसला दे देगा। हाँ, उसे ये जानने की जरूरत नहीं कि नाव पानी पर क्यों है। बिल्कुल। या पानी कैसा है या आसमान नीला क्यों है, उसे बस सेल बोट और नॉट सेल बोट के बीच की बाउंड्री खींचनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल बाउंड्री खींचते हैं। हाँ, डिसीजन बाउंड्रीज। जबकि जेनरेटिव मॉडल को पूरा डेटा स्पेस, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझना और मॉडल करना होता है। ये ज्यादा बड़ा काम है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए लेख में हस्तलिखित अंकों, हैंड रिटन डिजिट्स का उदाहरण था शायद। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए हमारे पास 0 और 1 लिखने के बहुत सारे सैंपल्स हैं। ठीक है, हाथ से लिखे हुए 0 और 1। अब एक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल का काम क्या होगा? वो डेटा स्पेस में 0 और 1 के बीच एक लाइन खींचेगा। अगर वो ऐसी लाइन खींच पाया जो ज्यादातर 0 को एक तरफ और ज्यादातर 1 को दूसरी तरफ रखे, तो उसका काम हो गया। उसे ये जानने की जरूरत नहीं कि 0 कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। नहीं, उसे बस वो लाइन सही जगह खींचनी है। और जेनरेटिव मॉडल? इसके उलट जेनरेटिव मॉडल का लक्ष्य होगा कन्विंसिंग, मतलब भरोसेमंद 0 और 1 बनाना। वो ऐसे नए डिजिट्स बनाएगा जो असली 0 और 1 जैसे दिखें, जो डेटा स्पेस में असली वालों के पास हों। अच्छा। और ऐसा करने के लिए उसे समझना होगा कि लोग 0 कैसे लिखते हैं, उसमें कितनी वेरिएशन होती है, 1 कैसे लिखते हैं, उसे पूरे डेटा स्पेस में 0 और 1 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये मॉडल करना होगा। सिर्फ बाउंड्री नहीं, पूरा एरिया। ये वाकई में बहुत बड़ा अंतर है, और शायद यहीं पर GANs की भूमिका आती है, जिनका जिक्र हमने किया था। बिल्कुल। लेख यही कहता है कि GANs यानी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स ऐसे रिच, कॉम्प्लेक्स जनरेटिव मॉडल्स को ट्रेन करने का बहुत असरदार तरीका है। GANs में 2 नेटवर्क होते हैं, पता ही होगा। एक जनरेटर जो नकली डेटा बनाता है, और एक डिस्क्रिमिनेटर जो पहचानता है असली है या नकली। हाँ, और ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। जनरेटर बेहतर नकली डेटा बनाने की कोशिश करता है ताकि डिस्क्रिमिनेटर धोखा खा जाए। हाँ, और डिस्क्रिमिनेटर बेहतर बनने की कोशिश करता है फर्क करने में। ये जो एडवर्सेरियल या मुकाबला है, इसी से जनरेटर धीरे धीरे बहुत असली दिखने वाला डेटा बनाना सीख जाता है। वो असली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की नकल करना सीख लेता है। तो अगर हम सम अप करें, तो जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स के बीच का जो कोर डिफरेंस है, वो है नया बनाना वर्सेस पहचानना या क्लासिफाई करना। जनरेशन वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन। ये बिल्कुल सही सारांश है। और प्रोबेबिलिटी वाली बात पर लौटे हैं तो लेख में एक और पॉइंट था। जैसा हमने कहा, दोनों तरह के मॉडल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई मॉडल प्रोबेबिलिटी आउटपुट दे रहा है, ये तय नहीं होता कि वो जनरेटिव है या डिस्क्रिमिनेटिव। अच्छा, ये कैसे? मतलब दोनों अलग-अलग तरह की प्रोबेबिलिटी देते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। वो अलग-अलग सवालों का जवाब देने वाली प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाते हैं। एक जनरेटिव मॉडल बता सकता है कि किसी डेटा इंस्टेंस X के होने की संभावना क्या है, P of X। इस तरह का डेटा कितना कॉमन है? हाँ, या फिर X और उसके लेबल Y के एक साथ होने की संभावना, P of X, Y। इस डेटा और लेबल का कॉम्बिनेशन कितना कॉमन है। ओके। और डिस्क्रिमिनेटिव? वो बताता है कि अगर डेटा इंस्टेंस X दिया गया है तो उसके क्लास लेबल Y होने की संभावना क्या है, P of YX। अगर डेटा ऐसा है तो इसके इस क्लास के होने की कितनी संभावना है? बिल्कुल। तो दोनों प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं, पर उनका गोल और वो जो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर रहे हैं वो फंडामेंटली अलग है। ठीक है।
मुझे लगता है अब ये अंतर काफी हद तक साफ हो गया है। अगर मेन पॉइंट्स दोहराएं तो जनरेटिव मॉडल नया डेटा बनाते हैं, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ X या P ऑफ X को समझते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल डेटा में फर्क करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ Y X पर फोकस करते हैं और डिसीजन बाउंड्रीज बनाते हैं। सही। जनरेटिव मॉडल बनाना अक्सर ज्यादा मुश्किल होता है और GANs जनरेटिव मॉडल बनाने का एक पावरफुल तरीका है। बिल्कुल सही, ये मुख्य बातें हैं। अब सवाल ये है कि ये अंतर समझना इतना जरूरी क्यों है? प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो AI और ML में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये हमें किसी प्रॉब्लम के लिए सही टूल चुनने में मदद करता है। अच्छा, कैसे? अगर हमारा काम सिर्फ मौजूदा डेटा को बांटना है, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं, या मेडिकल इमेज में ट्यूमर है या नहीं, हाँ, तो एक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल शायद ज्यादा इफिशिएंट और इफेक्टिव हो। ठीक है। लेकिन अगर हमें कुछ नया बनाना है, आर्ट, म्यूजिक, टेक्स्ट या किसी डिजाइन के नए वेरिएशंस, तब जनरेटिव मॉडल चाहिए। हाँ, तब हमें जनरेटिव मॉडल की जरूरत होगी। दूसरा, ये हमें अलग-अलग AI मॉडल्स की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को बेहतर समझने में मदद करता है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि क्यों कुछ मॉडल्स इतने क्रिएटिव हो सकते हैं जबकि दूसरे सिर्फ एनालिसिस और क्लासिफिकेशन करते हैं। हाँ, ये बात सही है। ये समझ हमें टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करती है। ये तो वाकई महत्वपूर्ण है, सही टूल चुनना और उसकी क्षमता को समझना। और आखिर में इस पूरी बातचीत से एक और सोचने वाली बात निकलती है, जो सीधे लेख में शायद ना हो पर इन मॉडल्स के नेचर से जुड़ी है। हमने देखा कि जनरेटिव मॉडल दुनिया के पैटर्न सीखते हैं ताकि नई चीजें बना सकें। लेकिन दुनिया का डेटा हमेशा परफेक्ट तो होता नहीं है। उसमें कई तरह के बायसेस, पूर्वाग्रह हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ये जनरेटिव मॉडल इस असली दुनिया के बायस्ड डेटा से सीखते हैं, तो वो अनजाने में उन बायसेस को कितना सीखते हैं और बढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब जो नया डेटा बनेगा उसमें भी वो बायस आ सकता है। हाँ, बिल्कुल। और शायद वो उसे और एम्पलीफाई कर दे, मजबूत कर दे। ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है, खासकर जब हम इन मॉडल्स का इस्तेमाल आर्ट, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि डिसीजन मेकिंग जैसी जगहों पर कर रहे हैं। सही बात है। फेयरनेस कैसे सुनिश्चित करें? हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि पावरफुल टूल्स के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।